इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो देखेंगे। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फॉर स्टीम नोजल। इसका मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको अपलोड किया था, तो अगर आपने देखा है वेल एंड गुड, अदरवाइज दिस विल बी मोर ऑफ रिवीजन एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी डेल्ट इन दिस क्लास। मैं क्या करूंगा, मैं अभी आपसे एक डेरिवेशन कराता चला जाऊंगा, ठीक है, और जो डाउट होगा इसके बाद एक नेक्स्ट सेशन लेंगे, उसमें डाउट लेंगे, क्योंकि अगर मैं बीच में डाउट लूंगा तो हो सकता है मेरा डेरिवेशन जो है वो पूरा छूट जाए, और फिर क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो वो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद स्टीम नोजल। अभी नोजल क्या होता है, नोजल क्या होता है उसको पहले समझने से पहले हम एक चीज देखेंगे, मैक नंबर। नाउ मैक नंबर इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड को हम c से डिनोट करेंगे, और कोई भी वेलोसिटी है, फ्लो की वेलोसिटी हो सकती है, किसी और चीज की वेलोसिटी होती है, bf से डिनोट करेंगे। इनका जो रेशियो होता है वो होता है हमारा मैक नंबर के बराबर। अब c यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो 345 टू 350 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। क्यों वेरिएशन होता है? बिकॉज साउंड की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है गामा आर टी, गामा आर टी। नाउ दैट मींस साउंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, यानी एयर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए देयर इज अ वेरिएशन। 30 डिग्री के आसपास हो सकता है, 345 वो और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब अगर मेरी फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो साउंड की वेलोसिटी से कम है, इसका मतलब होगा कि मेरा मैक नंबर जो है वो लेस देन 1 है, और इस तरीके के सिचुएशन में हम इसको सब सोनिक स्पीड बोलते हैं, सब सोनिक स्पीड। अगर मेरी फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि vf की वैल्यू बढ़ ज्यादा हो जाएगी c से, तो m की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इसका मतलब इस चीज को हम बोलेंगे सुपरसोनिक स्पीड। और थर्ड केस ये हो सकता है कि मेरी फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो मेरे साउंड की वेलोसिटी के एग्जैक्ट इक्वल हो जाए। इस केस में m की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 के बराबर हो जाएगी, और अगर m की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी इसको हम बोलते हैं सोनिक स्पीड। अब इन तीनों डिफरेंट स्पीड्स के लिए डिफरेंट टाइप्स की नोजल जो है वो होती है, डिफरेंट स्पीड्स के लिए डिफरेंट टाइप की नोजल होती है। अगर मेरी m की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो मेरी नोजल जो होगी उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट नोजल। यानी कन्वर्जेंट नोजल क्या होगा, नोजल का डेफिनेशन ये होता है कि इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप विच इज कन्वर्जिंग एट पर्टिकुलर एंड। तो ये एक पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और वो किसी एक डायरेक्शन में कन्वर्ज कर रहा हो। कन्वर्जिंग नोजल में क्या होता है कि इनलेट जो होगा वो इन जो होगा वो आउट से, अगर मेरा 1 इनलेट है और 2 आउटलेट है तो इनलेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो आउटलेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा होगा, यानी 1 का जो एरिया होगा A1 विल बी ग्रेटर देन A2। ये कन्वर्जेंट नोजल होती है, और ये नोजल यूज होती है जब मेरा मैक नंबर जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, अगर मेरा मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो ये नोजल इस तरीके से ना दिख करके इसको हम डाइवर्जेंट नोजल बोलते हैं। और डाइवर्जेंट नोजल में क्या होता है कि जो मेरा इनलेट है 1 और जो मेरा आउटलेट है 2, तो A1 विल बी लेस देन, यानी इनलेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनलेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आउटलेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम हो जाएगा, और इसको हम डाइवर्जेंट नोजल बोलते हैं। नोजल दोनों तरह में हो सकती हैं, बट डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के मैक नंबर को डील कर रहे हैं। अगर मेरा मैक नंबर जो है वो 1 के बराबर है तो मेरा जो नोजल होगी उसको थ्रोट बोलते हैं। वो नोजल नहीं रह जाती, वो थ्रोट बन जाती है, जिसमें 1 और 2 दोनों बराबर हो जाते हैं, A1 इज इक्वल टू A2।
अब कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने स्पीड इनलेट की कुछ V1 और जब वो एग्जिट हो रही थी तो वो V2 हुई और V2 जो है वो साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा हो गई। ऐसी सिचुएशन भी जनरेट होती है। इनलेट जब की थी तो साउंड की वेलोसिटी से कम है और आउटलेट की तो साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, क्योंकि नोजल का जो मेजर काम है, नोजल का जो मेजर काम है वो है स्पीड को बढ़ाना एट द एक्सपेंस ऑफ एंथैल्पी। अगर आपको याद होगा एसएफई में, एसएफई जब हमने पढ़ी थी या आपने पढ़ी होगी सेकेंड ईयर में, तो आपने देखा होगा कि H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2, C1 मैं इनलेट स्पीड ले रहा हूं, इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2, जहां पे C1 में इनलेट वेलोसिटी ले रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और C2 जो है वो एग्जिट वेलोसिटी है। तो एसएफई में नोजल के लिए ये इक्वेशन बनती है, क्योंकि नोजल में कोई वर्क डन नहीं होता है। और आप अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 स्क्वायर बाय 2, यानी एट द एक्सपेंस ऑफ एंथैल्पी, एट द एक्सपेंस ऑफ एंथैल्पी मेरे नोजल की स्पीड, नोजल में जो साउंड की स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब मैंने इनलेट किया तो मेरी साउंड स्पीड जो थी V1 जो थी वो C से कम थी, साउंड की स्पीड से कम थी, मगर हो सकता है इतनी ज्यादा एंथैल्पी में चेंज आया, यानी एंथैल्पी में ड्रॉप आया कि जब मेरी एग्जिट हो रही है V2 तो ये मेरी साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा है। इस केस में जो हम नोजल यूज करते हैं उसको हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल बोलते हैं, कि शुरुआत का हिस्सा जो है वो कन्वर्ज कर रहा होगा और बाहर का हिस्सा, आगे का हिस्सा वो धीरे धीरे डाइवर्ज करने लग जाएगा, इसलिए हम इसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल बोलते हैं, ठीक है। और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में जो कन्वर्जिंग एरिया है वो मैक नंबर लेस देन 1 के लिए होता है, और जो डाइवर्जिंग एरिया है वो मैक नंबर ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, और जो बीच का एरिया है इसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, जहां पे वो पाइप जैसा, स्ट्रेट पाइप जैसा होता है, वो मैक नंबर 1 के लिए होता है। ये नोजल की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, और इस तरीके के नोजल को हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल बोलते हैं। आगे के जो भी कैलकुलेशंस हम करेंगे, आगे के जो भी डेरिवेशंस हम करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि मेरा जो मैक नंबर है वो हमारा जो ये जो सिचुएशन है वो कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल का ही है, तो मैक नंबर हमारा चेंज हो सकता है किसी भी सिचुएशन, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो मैंने इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए तो आप ये पाएंगे कि हमने फिर से वही इक्वेशन लिखनी है, H1C1 माइनस H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये मेरी एग्जिट वेलोसिटी, अब ध्यान दीजिए मैं V2 या C2 को एग्जिट वेलोसिटी बोलूंगा और C1 को इनलेट वेलोसिटी बोलूंगा, क्योंकि ये साउंड है इसलिए मैं C1 C2 यूज कर रहा हूं। और ये दूसरी वजह यह है इसको C1 C2 यूज करने के लिए कि जो मैंने आपको बुक दे रखी है उसमें यही नोटेशन यूज हो रहा है, तो इस वजह से मैं इस चीज को यूज करता हूँ। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो आप ये पाएंगे कि जो एग्जिट वेलोसिटी है, उस एग्जिट वेलोसिटी, इस एग्जिट वेलोसिटी की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इसको रीअरेंज करूंगा और रीअरेंज करके मुझे मिलेगा ट्वाइस H2 माइनस H1 प्लस C1 स्क्वायर। तो ये C2 की वेलोसिटी यानी एग्जिट वेलोसिटी, अगर मुझे इनलेट वेलोसिटी पता है, चेंज इन एंथैल्पी पता है, तो मुझे एग्जिट वेलोसिटी कैलकुलेट करने में
ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इनलेट वेलोसिटी है C1 वो बहुत ज्यादा छोटी होती है एग्जिट वेलोसिटी से। इनलेट वेलोसिटी जो है C1 वो एग्जिट वेलोसिटी से बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसलिए हम इस बड़े फॉर्मूले में बार बार C1 को ना यूज करते हुए, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको जीरो नहीं करेंगे, इसको C1 के टर्म C1 को C2 के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि C1 जो है वो बहुत छोटी वेलोसिटी है C2 के रिस्पेक्ट। और अगर हम जब इसको निग्लेक्ट करेंगे तो मेरी एग्जिट वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कैलकुलेट द एग्जिट वेलोसिटी, तो एग्जिट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा रूट ट्वाइस h2 माइनस h1, और ये नेग्लेक्ट हो गया। h1 कहाँ है? h1 हमारा इनलेट पे है, दिस इज h1 एंड दिस इज h2। एग्जिट पे एंथैल्पी h2 है, इनलेट पे एंथैल्पी h1 है, क्योंकि h2 माइनस h1 है। ठीक है, ठीक है, तो ये डिफरेंस आएगा। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब जनरली ये पाया गया है कि जो ये सिचुएशन है, ये नोजल में फ्लो की सिचुएशन है, ये फ्लो कैसे होता है? नोजल में फ्लो की सिचुएशन में एंथैल्पी ड्रॉप होती है, और इस एंथैल्पी ड्रॉप का अगर मैं टीएस ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरा हायर प्रेशर है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इनलेट होगा, इनलेट पे प्रेशर हमेशा P1 होगा और एग्जिट पे प्रेशर हमेशा P2 होगा। और ध्यान रखिएगा कि P1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन P2, यानी इनलेट पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, एग्जिट पे प्रेशर हमेशा कम होता है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप को ही वेलोसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ये बर्नौलीज थ्योरम का बेसिक रूल है कि एक हेड डाउन होगा तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। तो हम ये मानते हैं कि इनलेट P1 है, ये पॉइंट 1 है इनलेट है, पॉइंट 2 एग्जिट है, P1 जो है वो हमेशा ज्यादा होगा P2 से। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा अपने टीएस डायग्राम पे, तो मेरा P1 जो है वो ज्यादा है और P2 जो है वो कम है। तो मेरे नोजल में होगा ये, मेरे नोजल में जब एक्सपेंशन होगा, एंथैल्पी ड्रॉप होगी, तो वो आइसेंट्रोपिक अगर होगी तो वो इस तरीके से, यहाँ पे H1 होगा और यहाँ पे H2 होगा। ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट। तो नोजल में एंथैल्पी ड्रॉप बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे टरबाइन में होती है। इसीलिए जब हम आपको रिएक्शन टरबाइन बता रहे थे, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट था रिएक्शन का, जो नोजल में एंथैल्पी ड्रॉप हो रही थी, वो बिल्कुल वैसे ही हो रही थी जैसे हमारे टरबाइन में एंथैल्पी ड्रॉप। अब जो भी नोजल में एंथैल्पी ड्रॉप होती है, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। और ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैसे रिप्रेजेंट होता है? पीवी रेज़्ड टू पावर n। अगर यही n की वैल्यू जो है वो मैं 1.4 ले लूं तो ये गामा हो जाता है और ये एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाने लगता है। मगर अभी हम जो नोजल में प्रोसेस हो रहा है उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मानेंगे, जहां पे n जो है वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। जहां पे n जो है वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस चीज को आप कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा, n की वैल्यू 1.135 होती है अगर मेरी स्टीम सैचुरेटेड है। तो आपको हो सकता है कई बार एग्जाम में दिया भी ना हो, मगर आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं सैचुरेटेड स्टीम को नोजल से फ्लो करा रहा हूं, क्योंकि टरबाइन से पहले नोजल में जाएगी, तो सैचुरेटेड स्टीम में n की वैल्यू 1.135 होती है और n की वैल्यू 1.3 हो जाती है अगर मेरी स्टीम जो है वो सुपर हीटेड है। पॉलीट्रॉपिक में n की वैल्यू 1.3 हो जाएगी अगर मेरी स्टीम सुपर हीटेड है। ये चीज आप कहीं पे बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज बार बार यूज होगी।
अब याद कीजिए, अगर आपको याद होगा तो हमें ये बात पता है कि हमारे इस फॉर्मूले में ये जो आ रहा है दिस इज चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी है। और चेंज इन एंथैल्पी यानी डीएच जो होता है वो डीडब्ल्यू के बराबर होता है फॉर ओपन सिस्टम। यानी चेंज इन एंथैल्पी होता है वर्क डन के बराबर अगर वो ओपन सिस्टम है। इसका मतलब ओपन सिस्टम का वर्क डन क्या होता है, डीएच ओपन सिस्टम का वर्क डन क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम का वर्क डन होता है VDP, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे P1 से P2 तक। इसका मतलब ये हो गया H2 माइनस H1 जो होता है वो VDP के बराबर होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ओपन सिस्टम का वर्क डन मिल जाएगा। और चेंज इन, अगर वर्क डन ना भी बोले क्योंकि आपके नोजल में वर्क डन नहीं होता है, तो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू यहां से आएगी। अगर चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और उसके लिए हमने ये बात बोली कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो चेंज इन एंथैल्पी जैसे H2 माइनस H1 विल बी इंटीग्रल P1 टू P2 VDP। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो मैं लिख देता हूं, H2 माइनस H1 विल बी इक्वल टू n माइनस 1 होल P1 V1 माइनस P2 V2। P1 इज इनलेट प्रेशर, P2 इज एग्जिट प्रेशर, V1 यानी V1 जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम एट इनलेट है, और V2 जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट स्टीम आउटलेट है। तो P1 एंड P2 आर प्रेशर एट इनलेट एंड आउटलेट, और ν1 और ν2 जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है एट इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हम इससे ही आगे जाकर के सारे कैलकुलेशंस करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर आप पुरानी इक्वेशन देखिए तो पुरानी इक्वेशन क्या थी, सॉरी, अब इसको इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इक्वेशन 1 ये थी, C2 इज इक्वल टू 2 H2 माइनस H1 का रूट, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। सॉरी, तो अगर मैं यहाँ पे क्या है, H2 माइनस H1 है, अगर मैं H2 माइनस H1 को इक्वेशन 1 में रखूं तो मेरी जो वैल्यू C2 की आएगी, वो कुछ ये आएगी। नाउ C2 बिकम्स रूट 2, H2 माइनस H1 था, उसकी जगह पे मैं ये रख ले रहा हूं n माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। तो मेरी जो ये इक्वेशन 3 हो जाएगी, यानी मेरी जो एग्जिट वेलोसिटी है वो, अगर मुझे इनलेट प्रेशर और इनलेट स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स पता है, एग्जिट प्रेशर और एग्जिट वॉल्यूम पता है, तो मैं एग्जिट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। ये मेरी इक्वेशन 3 हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आप जरा देखिए इस इक्वेशन को, इसमें आप देखेंगे कि अगर मुझे C2 को मैक्सिमम करना है तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा, जब P2 V2 0 हो जाएगा। तो C2 मैक्सिमम कब होगा, जब P2 एंड V2 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। नहीं, मेरी एग्जिट मैक्सिमम वेलोसिटी की जो फॉर्मूला निकल करके आएगी वो आएगी 2n n-1
P1 ये मैक्सिमम वेलोसिटी हम अटेन कर सकते हैं अपनी नोजल से। मैक्सिमम वेलोसिटी हम अटेन कर सकते हैं अपनी नोजल से। इसको हम आगे भी प्रूव कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको जनरिक बता दिया, बट हम इसको आगे प्रूव कर सकते हैं। अब मैं इस पूरे नोजल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कराने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड मास फ्लो रेट थ्रू नोजल। मास फ्लो रेट थ्रू नोजल। इस पार्ट से क्वेश्चन कैसे बनता है वो लिख लीजिए आप जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। इस पार्ट से क्वेश्चन बनता है। इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि शो दैट फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट को कई बार डिस्चार्ज भी बोलते हैं। शो दैट द मैक्सिमम फ्लो रेट और डिस्चार्ज द प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 2n+1 n-1। ये आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेरिवेशन के लिए पूछा जा सकता है कि ये डेरिवेशन आप प्रूव करके दिखाइए। या इसको दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीके से। ये वाला क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, कई बार आया है, और नोजल से अक्सर यही वाला क्वेश्चन आता है, ऊपर वाला ए वाला। ठीक है, तो इसको जरा हम करेंगे। अब सबसे पहली बात है, मतलब ये बार बार हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा मैक्सिमम फ्लो रेट क्या होगा। तो हम मास फ्लो रेट निकालेंगे और फिर कंडीशन निकालेंगे कि मेरा मैक्सिमम फ्लो रेट कितना हो। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो रेट का, फॉर मास फ्लो रेट मास फ्लो रेट आपको याद है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती थी m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू a1 c1 अपॉन न्यू1, which can also be written as a1 c1 into rho1। रो को 1 न्यू भी लिखा जा सकता है बिकॉज रो इज इक्वल टू 1 बाय न्यू। तो मास फ्लो रेट के लिए अगर मास फ्लो रेट निकालना है और ये मेरी नोजल है, तो मेरा मास फ्लो रेट कहां से होगा, मेरा मास फ्लो रेट हमेशा एग्जिट एंड से होगा। तो जितना फ्लो यहां से निकल रहा है वही मेरा डिस्चार्ज रेट होगा, वही मेरा मास फ्लो रेट होगा। इनलेट में क्या गया क्या नहीं गया वो अभी इससे मतलब नहीं। तो अगर मुझे मास फ्लो रेट निकालना है तो मुझे m2 निकालना है, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा A2 क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एग्जिट into C2 is velocity at exit divided by specific volume at exit, nu2 divided by specific volume at exit। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसीलिए मैं इसको इस हाईलाइटेड पेन से कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई भी दे और समझ में भी आए। तो अगर मेरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू A2, तो A2 तो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकते। C2 की वैल्यू क्या है, A2 के बाद नीचे न्यू2 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास जो C2 की वैल्यू है वो हम पीछे से लेकर के आएंगे, और C2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, C2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, दिस इज आवर, ये हमारी C2 है, ये हमारा C2 है। तो C2 की वैल्यू यहां से हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2n-1 P1 न्यू1 माइनस
P2 ये C2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, दिस इज नथिंग बट C2। और हमारा M क्या था, M था A2C2 अपॉन न्यू2। अब ये जो C2 है इसके अंदर मैं न्यू2 को अंदर ले जा रहा हूं, इसको अंदर ले जाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला कैसा दिखेगा, MA2 रूट, अभी न्यू2 जो है वो विदाउट स्क्वायर है, अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा तो स्क्वायर की तरह दिखेगा, तो 2n n-1 कर्ली ब्रैकेट P1 न्यू1 अपॉन न्यू2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर आ रहा है रूट के, माइनस P2 न्यू2 अपॉन न्यू2 का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें इस पूरे सिचुएशन में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं P1 और न्यू1 को कॉमन निकाला, P1 बाय न्यू1 को कॉमन बाहर निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू A2 रूट ट्वाइस n-1, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। मैंने कॉमन क्या निकाल लिया, मैंने कॉमन निकाला P1 न्यू1 को कॉमन निकाल लिया, P1 न्यू1 को कॉमन निकाल लिया, तो मेरे अंदर जो बचा हुआ हिस्सा रह जाएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, V1 का स्क्वायर अपॉन न्यू1 सॉरी न्यू2 का स्क्वायर माइनस P2, और P1 को कॉमन निकाल लिया है इधर से, तो क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर न्यू1 अपॉन न्यू2, और यहां कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये डेरिवेशन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, क्योंकि इधर P1 नहीं था तो ये P1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर V1 नहीं था तो V1 न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस V1 अपॉन V2 और V1 अपॉन V2, यानी जहां वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैन बी रिटन एज P2 अपॉन P1 होल 1/n। ये आप सीधे सीधे कर सकते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से आता है, क्योंकि आपको पता है P1 V1 रेस्ट पर n इज इक्वल टू P2 V2 रेस्ट पर n। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां V1 बाय V2 आ रहा है, जहां जहां V1 बाय V2 आ रहा है उसको P2 बाय P1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मेरा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, M इज इक्वल टू A2 रूट 2n n-1 P1 बाय V1, न्यू1 नहीं, बार बार बोल रहा हूं मैं, V1 बोल रहा हूं, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और यहां पे देखिए V1 बाय V2 आ रहा है तो इसकी जगह पे आ जाएगा, और V1 बाय V2 का स्क्वायर है तो इसकी जगह पे आ जाएगा आपका P2 बाय P1 होल स्क्वायर था, ये 1/n था तो 2/n आ जाएगा, माइनस P2 बाय P1 ऑलरेडी था यहाँ पे, और V1 बाय V2 का V2 था तो यहाँ पे आ जाएगा P2 इंटू P1 होल 1/n, और ये कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी M इज इक्वल टू A2 रूट ट्वाइस n-1 P1 अपॉन V1 कर्ली ब्रैकेट P2 अपॉन P1 होल का 2/n माइनस P2 अपॉन P1 होल का n+1/n। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यही वैल्यू आएगी, यहाँ पे n+1/n है।
अब ये P2 बाय P1 क्या है? P2 बाय P1 है आपका प्रेशर रेशियो, क्योंकि आपकी जब ये नोजल थी तो ये 0.2 था और ये 0.1 था, तो ये एग्जिट प्रेशर है और ये इनलेट प्रेशर। इस P2 बाय P1 को आप प्रेशर R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रेशर रेशियो। इसको हम बोलते हैं प्रेशर रेशियो। और जब हम जहां जहां P2 बाय P1 आ रखा है हम R रख देंगे तो मेरी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी A2 रूट 2n n-1 P1 अपॉन V1 कर्ली ब्रैकेट R 2 बाय n रेस्ट पावर 2 बाय n माइनस R n प्लस 1 अपॉन n कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये मेरी मास फ्लो रेट का इक्वेशन आ जाएगा। और अगर मुझसे मास फ्लो रेट पूछा हुआ है, अगर मुझसे मास फ्लो रेट पूछा हुआ है तो मैं इस इक्वेशन से, जहां पे R इज इक्वल टू P2 बाय P1 है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और लास्ट मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोला था, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं और ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब मुझे मैक्सिमम मास फ्लो रेट चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरी नोजल से जो M2 निकल रहा है वो मैक्सिमम हो। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा कि मैं dm यानी मास अपॉन dr डिफरेंशिएट करके जीरो को इक्वेट कर दूं। इस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में dm बाई dr इक्वल टू 0 बोल दूं। ध्यान दीजिएगा, जिस कंडीशन में यानी जिस एग्जिट प्रेशर में मास फ्लो रेट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है उसको मैं क्रिटिकल प्रेशर बोलता हूं। जब मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो जाएगा और तो एग्जिट प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहा जाएगा और मेरा जो प्रेशर रेशियो है P2 बाय P1 वो PC अपॉन P1 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल रेशियो और इसको R सबस्क्रिप्ट C से लिखा जाएगा। अब अगर मैं डिफरेंशियल करता हूं, यानी अगर मैं dm बाय dr करता हूं, मैं पूरे डिफरेंशियल में नहीं जा रहा हूं और इक्वल टू 0 करता हूं, तो हम पाएंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है वो आएगा 2 बाय n r रेस्ट पार्ट 2 माइनस n अपॉन n माइनस n प्लस 1 अपॉन n r रेस्ट पावर 1 बाय n इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा r n 1 माइनस n अपॉन n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। तो अगर मैं इसको मैक्सिमा की कंडीशन R के टर्म्स में निकालने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास आएगा 2 बाय n प्लस 1 होल रेज पर n अपॉन n माइनस 1। यही चीज हमको प्रूव करनी थी कि फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज दिस विल बी द कंडीशन वेयर R इज नथिंग बट P2 अपॉन P1। क्योंकि अब एग्जिट प्रेशर जो है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज के अगेंस्ट दिखाया जाएगा, तो इसको हम PC अपॉन P1 भी लिख सकते हैं और क्योंकि यह मैक्सिमा की कंडीशन है तो इसको हम क्रिटिकल रेशियो भी लिख सकते हैं। ये डेरिवेशन यहां तक डायरेक्ट एग्जाम में डिराइव करने के लिए आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आपके बुक्स में दिया हुआ है, मैंने सारे कैरेक्टर वही यूज किए हैं जो आपके बुक्स में दे रखा है। यानी इसी अब अगर मेरे पास फॉर सैचुरेटेड
स्टीम एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू थी मेरी 1.135। तो आरसी की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मैं एन की, जहां क्योंकि इसमें पूरा जो है यानी मेरा क्रिटिकल रेशियो सीधे पॉलीट्रोपिक इंडेक्स पे डिपेंडेंट है, तो आरसी की वैल्यू डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं। सैचुरेटेड स्टीम के लिए आरसी की वैल्यू हो जाएगी 0.578। और अगर ये सुपर हीटेड स्टीम है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1.3 और rc की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.546। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, मगर ये दीज आर टू वैल्यूज जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मैक्सिमम कंडीशन के लिए। तो अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कैलकुलेट द डिस्चार्ज, तो आप कोई भी डिस्चार्ज नहीं निकालेंगे, आप हमेशा मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालेंगे। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए मैक्सिमम वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो मैक्सिमम, अगर मेरे पास कंडीशन ये आ गई और मैक्सिमम डिस्चार्ज अगर मुझे निकालना है, तो मेरे मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी A2 रूट n P1 अपॉन V1 होल टू n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ये मेरे मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू है। तो आप मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालने को बोला गया तो सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें A2 इज एग्जिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, n is polytropic index, P1 is inlet pressure, V2 is inlet specific volume और n जो है polytropic index। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। नोजल में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अभी ये सेशन खत्म हो रहा है, मैं नया सेशन आपको इमीडिएटली भेज रहा हूं, आप उसको ज्वाइन कीजिए और उसके आगे फिर हम थोड़ा सा और करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वहां पे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं आपको ऑनलाइन डाल दूंगा। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।